सही बात है यार, आई लोगों को पहले होना चाहिए। सत्य है कि अगर हम मोह माया को छोड़ दें और जीवन को बहते पानी की तरह बहने दें तो हम निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे और हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे। 10 अगस्त 1962 को जन्मे एक ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार जिन्होंने पहली बार श्री हरीश राणा जी के निर्देशन में CRST स्कूल में अपना पहला नाटक किया था। तो तब कौन जानता था कि वो बाल कलाकार को बच्चा आगे चलकर विश्व पटल पर एक ऐसे चमकते हुए सितारे के रूप में आगे उभरेगा और इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। बहुत ही कठिन डगर होते हुए इतने संघर्ष भरे जीवन में एक छोटे से शहर से निकलकर आगे जाना और अपना परचम लहराना उस समय के हिसाब से, और अगर देखा जाए आज के हम आधुनिकता की बात करें तो आज भी ऐसा परचम लहरा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम युवाओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत है निर्मल दा, और उन्होंने हम युवाओं को जो सबसे बड़ी सीख दी है कि हम व्यक्तित्व निर्माण में रंगमंच को किस तरह से अपने लिए सहायक मानते हैं या फिर रंगमंच किस तरह से हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी कार्यक्रम को लेकर प्रयोगांक नैनीताल ने आज इस जन्मोत्सव का आयोजित किया गया है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा श्री मदन मेहरा जी से कि आप मंच पर आएँ और हमारे प्रयोगांक नैनीताल के इस 59वें जन्मोत्सव के जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के लिए आप एक बार सबको अवगत कराएंगे और सभी यहाँ पर जितने भी गणमान्य व्यक्ति और हमारे अतिथि महोदय हैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आदरणीय श्री मदन मेहरा जी। धन्यवाद। 10 अगस्त को जब निर्मल दा का जन्म हुआ तो जैसा कि सूरी बता रहे थे कि किसी ने नहीं सोचा होगा उस समय कि ये व्यक्तित्व पूरे विश्व पटल में हमारे भारतवर्ष का नाम, हमारे उत्तराखंड का, हमारे नैनीताल का या नैनीताल के रंगमंच का नाम किस तरह से ऊंचा करेंगे। तो आज हमारा 10 अगस्त को जो प्रतिवर्ष विगत 5 वर्षों से हम निर्मल दा के जन्मोत्सव को मनाने की कोशिश करते हैं, तो आज के इस जन्मोत्सव के अवसर पर और पैर छूटे सबका प्रणाम, ताकि जो भी बातें थी हम लोगों के मन में सोनी ने कह दी है और मदन मेहरा जी ने कह दी है, लेकिन अपने मुँह से भी कहना मुझे है कि मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। और आज जो हम जन्मोत्सव मनाते हैं स्वर्गीय आदरणीय श्री निर्मल पांडे जी का, तो हम जन्मोत्सव इनका मनाते हैं और हम चाहते हैं कि इस दिन ये पैदा हुए थे, इस संसार में आए थे, तो हम लोग खुश रहें और हंसते हंसते बात करें इस प्रोग्राम में और हमारे चेहरे में प्रसन्नता प्रसन्न राशन कार्ड। जैसे कि हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में जाना जाता है कि वो व्यंग, जैसे बहुत बार वो छोटे छोटे टुकड़े या जैसे पोएटिज्म हम कहते हैं कि जैसे मानव में 2 प्रकार का नशा चढ़कर बोलता है, एक
सफलता का नशा और एक हीनता का नशा, और ये बारी बारी से चढ़ते और उतरते रहते हैं। इस टाइप के व्यंग वो कहते थे। और वो ये कहते थे कि व्यंग में कहते थे कि अपनी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, जिसे अपनी सहूलियत के अनुसार लगा दें और फिर फोल्डिंग करके रख दें। वो इनका ऐसा व्यंग रहता था। और भी बहुत सारे व्यंग थे। उनका रहता था कि जैसे मेरे सामने मेरी टेबल पड़ी है और इसमें 2 कार्ड रखे हुए हैं, एक इसी डाक से आया राशन कार्ड और एक इसी डाक से आया, मीन्स उसी समय जिस समय शायद वो ऐसा कुछ लिख रहे हो। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मेरी टेबल के सामने 2 कार्ड पड़े हैं, एक इसी डाक से आया ग्रीटिंग कार्ड और एक दुकान से लौटा राशन कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड में किसी ने शुभेच्छा व्यक्त की है कि मैं सुख और समृद्धि प्राप्त करूं। अच्छा, सभी अपने शुभचिंतक बन गए हैं जो ये सोचते हैं कि सुख दिए बिना वो चैन नहीं लेंगे। दिवाली के दिन कम से कम उन्हें याद तो आती है कि इस आदमी के हिस्से का सुख अभी बकाया है, और वो कार्ड भेज देते हैं कि भैया हम तो सुखी हैं ही, अगर आप भी सुखी हो जाओ तो फिलहाल हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेरा राशन कार्ड मेरे सुख की कामना कर रहा है। लेकिन मेरा राशन कार्ड मेरे सुख की कामना कर रहा है, मगर राशन कार्ड मुझे ये बताता है कि भैया इस हफ्ते आपका गेहूं आधा हो गया है, कि भैया इस हफ्ते आपका गेहूं आधा हो गया है। इस प्रकार राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड को काट दिया, जो ग्रीटिंग कार्ड मुझे सुख देना चाह रहा था। राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड को काट दिया और ऐसा तमाचा मारा कि खूबसूरत राशन कार्ड जी के कोमल कपोल रक्तिम हो गए, मतलब लाल हो गए। खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड जी के कोमल कपोल रक्तिम हो गए। राशन कार्ड शुरू से ही ग्रीटिंग कार्ड को बुलाकर देखा, और जैसे ही मैं ग्रीटिंग कार्ड पढ़कर खुश हुआ, राशन कार्ड ने ग्रीटिंग कार्ड का गला दबाकर कहा, 24 साले तू इस आदमी को सुखी देखना चाहता है, या इस हफ्ते का इसका मैंने गेहूं ही आधा कर दिया, अब चाहे काला बाजार से खरीदे या तो भूखा रहे। अब बेचारा ग्रीटिंग कार्ड बड़ी दीनता से मेरी ओर देख रहा है, मैं क्या करूँ? अरे झूठों की रक्षा करने का ठेका कोई मैंने थोड़ी दे रखा है, जिन्होंने दे रखा है उनके सामने जा हाथ जोड़, मेरा राशन कार्ड तो सुबह से ही तुझसे परेशान है, जब से तुझे देख रहा है तब से ही तुझे बर्दाश्त कर रहा है। दरअसल है क्या कि जो ग्रीटिंग कार्ड है वो राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की तरह सुंदर तो है पर प्रभावहीन है, और जो राशन कार्ड है वो खुरदुरा है और खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, लेकिन उसमें अनाज है, और मेरे लिए यही सत्य है। उसमें अनाज है, मेरे लिए यही सत्य है। ग्रीटिंग कार्ड को अगर राशन कार्ड के संग भेजा गया होगा, या अगर ग्रीटिंग कार्ड के संग राशन कार्ड को भेजा गया होगा और लिखा गया होगा कि भैया हम तो सुखी है ही, आपके सुख की भी कामना कर रहे हैं, इसलिए एक मरे हुए आदमी के नाम से राशन कार्ड तुम्हें बनाकर भेज रहे हैं, जब तक धाकी चले सस्ता अनाज लेते रहना और सुखी रहना, लेकिन पकड़े जाने पर मेरा नाम मत बताना, क्योंकि संकट के समय शुभचिंतक को नहीं पूछा जाता, उनका नाम ही नहीं देना चाहिए। तो सभी मित्रों से मेरा तो ये निवेदन है कि ग्रीटिंग कार्ड ना लीजिए। इस देश में शुभकामनाएं कारगर सिद्ध हो ही नहीं रही है, इस देश में शुभकामनाएं कारगर सिद्ध हो ही नहीं रही है। कोर्ट के शुभकामना संदेश देने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि एक बम कम गिर जाए। ऑल वर्ल्ड ग्रीटिंग कार्ड का जो कंसेप्ट है पूरे संसार में चलता है, तो पोप की शुभकामना देने से ऐसा नहीं है कि एक बम कम गिर जाए। तो मित्रों की शुभेच्छा देने से कोई सुख सफल और समृद्ध कैसे हो सकता है? अगर ग्रीटिंग कार्ड कोई मित्र भेजता है तो उससे ये तात्पर्य कैसे लगाया जा सकता है कि हम सब लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त हो? दरअसल है क्या कि सफलता का प्रवेश द्वार बंद है। अगर इसमें घुसना है तो पीछे के नापदान के रास्ते, नापदान एक विशेष प्रकार का शब्द है, अगर इस सफलता और समृद्धि के द्वार में घुसना है, महल में घुसना है, तो पीछे के नापदान के द्वारा ही घुसा जा सकता है। तो जिस व्यक्ति को घुसना होता है या जो घुसना चाहता है वो नाक पर रुमाल रखता है और चुपके से पीछे से घुस जाता है। पास ही इत्र सने, इत्र में लपेटे हुए रुमालों के ठेले खड़े हैं, तो भाई ये रुमाल खरीदो, नाक पर रखो और चुपके से पीछे से घुस जाओ सफलता और सुख के महल में। अच्छा, एक आदमी खड़ा देख रहा है, जैसा कि उनकी सोच है, जैसा उन्होंने लिखा है कि एक आदमी खड़ा ये सब देख रहा है लोगों का घुसना, तो उससे कोई पूछता है कि भैया घुसते क्यों नहीं? तो कहता भाई मेरे तो हर इतनी ही नाक है, एक नाक होती तो मैं घुस जाता।
मेरे तो हर एक रोल में एक नाक है, तो मैं कहाँ जाकर रुमाल लपेटूं? क्या पूछने वाला भी चुप हो जाता है। अच्छा, इसमें एक डर भी है कि अगर सुख, सफलता और समृद्धि प्राप्त हो भी जाए, ये महत्वपूर्ण है, जो उनका सोच है, जो उन्होंने लिखा है कि अगर सुख, सफलता और समृद्धि प्राप्त हो भी जाए तो पता नहीं सुनने देखने वालों में से कितने लोग नाराज हैं। और मित्रता की सच्ची पहचान संकट में नहीं है, उत्कर्ष में है, जब आप तरक्की पा रहे होते हैं। और एक सच्चा मित्र वही है जो आपके संकट को नहीं, उत्कर्ष को बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि एक बेचारे की 4 कविताएं छप गई, तो 4 मित्र टूट गए, और 8 छप गई तो 8 साइड हो गए। 2 कवि सम्मेलनों में जमने से एक स्थानीय कवि के कवि मित्र टूट गए, और जब तीसरे कवि सम्मेलन में वो हुटिंग हुई उनकी, तब जाके वो मित्र उनके पास वो ग्रीटिंग कार्ड पर मेरा तो भरोसा नहीं है। पिछले कई दशकों से इस देश को ग्रीटिंग कार्ड के सहारे चलाया गया है, और अखबार होते हैं 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर ग्रीटिंग कार्ड, संसद के अधिवेशन होते हैं या पार्टियों के सम्मेलन होते हैं, उन पर ग्रीटिंग कार्ड, और उन पर ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते हैं। मीठे सुनहरे अक्षरों के, मीठे शब्दों के ग्रीटिंग कार्ड कि भैया आप सब लोग सुख और समृद्धि प्राप्त करो, कि भैया आप लोग सुख और समृद्धि प्राप्त करो। इस प्रकार ग्रीटिंग कार्ड इकट्ठा होते जा रहे हैं, और हमारा राशन कार्ड छोटा होता जा रहा है। जो शुभकामनाएं आती हैं, जो फॉर्मल शुभकामनाएं होती हैं, ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर इकट्ठा है, लेकिन जो मेन है, जो आपकी आत्मा को या जो आपके परिवार को सुख देता है, राशन कार्ड, वो नित छोटा होते जा रहा है। कभी यूनिटें कम हो जाती है, कभी उसमें राशन कम हो जाता है। अब तो सुना है कि राशन कार्ड शायद खत्म ही होने वाले हैं, जबकि राशन कार्ड एक अधिकार भी है नागरिकों का, कि देश उनको ऑर्गेनाइज करता है कि जो देश के नागरिक हैं, राशन कार्ड उनकी एक पहचान है। लेकिन अब शायद राशन कार्ड भी खत्म हो रहे हैं। तो हरिशंकर शंकर प्रसाद जी का जो व्यंग्य था और जो ये सोचा था, उन्होंने इतना गहरा जाना कि ग्रीटिंग कार्डों के ढेर इकट्ठा होते जा रहे हैं और राशन कार्ड छोटा होता जा रहा है। अच्छा, धन्यवाद आपका श्री मदन मेहरा जी को कि आप अपनी प्रस्तुति यहाँ पर हम सभी लोगों के सामने रखेंगे। श्री मदन मेहरा जी। एक स्पीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने निर्मला ने भी इस प्ले को डायरेक्ट किया है, भाई स्पीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरा धनुष धनुष अश्वत्थामा, जिसकी प्रत्यंचा क्रुद्ध ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, 3 आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। तो शक्तिहीन मेरा धनुष है, इसके बलबलों का प्रतिशोध पिता के निर्मम हत्या का वन में, इस भयानक वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं मेरे पिता पे अपराध है। इस डर के अर्थ सत्य ने उनका वध कर डाला, भूल नहीं पाता हूं। धर्मराज होकर वे बोले, नर या गुंजर, मानव होकर उन्होंने पशु को मानव से पृथक नहीं किया। वाणी हो सत्य धर्मराज की,
तेरी इन पसलियों के नीचे तो पंजे उगाए मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाए पाए से वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे इस अस्तित्व का। आता है, शायद कोई पांडव योद्धा है, जीवित नहीं बचेगा। इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाता हूं। सुंदर कविता लेकर आ रही है, तो मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारी युवा प्रतिभाशाली कलाकार लता त्रिपाठी को। एक बार जोरदार सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आज निर्मल सर की जन्मतिथि का अवसर है,
तो सोचा मैंने भी कि कविता में मैंने जो है अपने कह सकते हो आपकी जो भी हमारी लाइफ में रोज चलता है एक लड़की के प्रति या फिर कुछ भी मतलब किसी भी लड़की का जो स्ट्रगल है अपनी फैमिली के प्रति उसके ऊपर है। तो ये कविता मैंने पहले भी करी है ओपन माइक में, तो दोबारा मैं इसको सुनाना चाहूंगी आप सभी को। ये कविता मैंने खुद से लिखी हुई है, पेश करती हूँ। देखी हूँ ना साहब कहीं मजाक ना बन जाऊं, उम्मीदें टूट भी जाए कभी तो भी फिर से मैं मुस्कुराऊं, शब्द कहाँ से मैं लाऊं, बेहतर है खामोश रह जाऊं, बेटी हूं ना साहब कहीं मजाक ना बन जाऊं, जिम्मेदारियां हैं मुझ पर इसलिए घर से बाहर मैं जाऊं, जिम्मेदारियां हैं मुझ पर इसलिए घर से बाहर मैं जाऊं, ख्वाहिशें कहाँ कुछ और पाने की, घर आऊं तो माँ को मुस्कुराते हुए पाऊं, बेटी हूं ना साहब कहीं मजाक ना बन जाऊं। मिलते हैं जो लोग अब मुझसे उन्हें मैं क्या और क्यों समझाऊं, माँ कहती है घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, बस इस बात पर मैं इतराऊं, बेटी हूँ ना साहब कहीं मजाक ना बन जाऊं। सोचती हूँ रोज एक बात मैं, माँ तेरे लिए बाजार से क्या लाऊं, सोचती हूँ एक बात मैं, माँ तेरे लिए बाजार से क्या लाऊं, घर को मेरे सजाती है तू, सोचा तेरी खुशियों का एक घर बनाऊं, बेटी हूँ ना साहब कहीं मजाक ना बन जाऊं। हाल के हालात मैं किसे सुनाऊं, बेहतर है खुद मैं खो जाऊं, हाल के हालात मैं किसे सुनाऊं, बेहतर है खुद मैं खो जाऊं, कानाफूसी की इस खोखली दुनिया में अफवाह बनकर कहीं उड़ ना जाऊं, कानाफूसी की इस खोखली दुनिया में अफवाह बनकर कहीं उड़ ना जाऊं, बेटी हूं ना साहब कहीं मजाक न बन जाऊं। दो चेहरे रखते हैं लोग यहाँ इसलिए तो हाँ में हाँ मिलाऊं, जिसने मुझे जितना समझा उसकी सोच में खुद को क्यों उलझाऊं, बेटी हूं ना साहब कहीं मजाक न बन जाऊं। खुद पर भरोसा रखूं हर रोज खुद को समझाऊं, किसी और को नहीं माँ को अपनी दोस्त बनाऊं, बेटी हूं ना साहब कहीं मजाक न बन जाऊं। भीड़ बहुत है आसपास फिर भी खुद को अकेला पाऊं, भीड़ बहुत है आसपास फिर भी खुद को अकेला पाऊं, मन की उलझन क्या करूं किसी से, सोचती हूँ फिर चुप रह जाऊं, बेटी हूं ना साहब कहीं मजाक न बन जाऊं। उम्मीदों का दामन थामा है मैंने, कोशिशों को भी गले से लगा लिया है, उम्मीदों का दामन थामा है मैंने, कोशिशों को भी गले से लगा लिया, हंसते हंसते बढ़ना है आगे, खुद को अब ये समझा लिया। खैरियत पूछी जाए जो मेरी, अच्छी हूँ कहकर खामोश रह जाऊं, खैरियत पूछी जाए जो मेरी, अच्छी हूँ कहकर खामोश रह जाऊं। बीमार हूँ आजकल कुछ जिम्मेदारियों से, तभी तो साहब किसी से कह न पाऊं, बेटी हूँ ना साहब कहीं मजाक न बन जाऊं। माँ कहती है सब अच्छा होगा तो रोते रोते मैं मुस्कुरा जाऊं, माँ कहती है सब अच्छा होगा तो रोते रोते मैं मुस्कुरा जाऊं। आंसुओं को अपना मोती बनाने का हुनर शायद मैं माँ से सीख पाऊं, आंसुओं को अपने मोती बनाने का हुनर शायद मैं अपनी माँ से सीख पाऊं, बेटी हूं ना साहब कहीं मजाक न बन जाऊं। सिखाता है लोगों से नजरें मिलाना सिखाता है और अपने व्यक्तित्व को हम किस तरह से अपने व्यक्तित्व से हम किस तरह से लोगों को प्रभावित कर सकेंगे ये रंगमंच हमें सिखाता है। तो इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो हम अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री फालूदा को अपने मधुर आवाज में एक सुंदर गीत के लिए। जीवन का
सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग, जैसा वो कह रहा था क्वेश्चन, सब लोग एक साथ ही कई लोग इकट्ठा हो पाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है कि इकट्ठा इतने लोग हो पाते हैं। अगर पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ हम कुछ कह रहे हैं तो हमें कोई नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप कह रहे हो पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी जो है वैसे भी ये लैटिन शब्द है परसोना। परसोना मतलब आपका दिखावा, वेशभूषा, बॉडी लैंग्वेज और आपका वॉइस, आपका आर्ट, ये सब जो है ये पर्सनैलिटी के अंदर आता है। तो इसलिए पर्सनैलिटी जो एक नाटक एक ऐसा शब्द है, क्षेत्र है, रंगमंच, जिसमें पर्सनैलिटी सारी ओर से व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व विकसित होता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें, बॉडी लैंग्वेज है, वॉइस है, व्यवहार है आपका। तो ये सब्जेक्ट जो है, ये रंगमंच जो है, सबसे पहले रंगमंच जो है व्यक्तित्व विकास सिखाता है हमें। तो व्यक्तित्व विकास जो रंगमंच हमें सिखाता है, वो कोई भी दूसरी विधा जो है नहीं सिखाती। रंगमंच के अंदर देखिए लाइटिंग है, कॉस्ट्यूम है, रंगमंच के अंदर म्यूजिक है, रंगमंच के अंदर एक्ट है, रंगमंच के अंदर वेशभूषा है। तो रंगमंच में सारी चीजें जो है रंगमंच के अंदर जो है सिमट जाती है। इसलिए रंगमंच से बड़ा व्यक्तित्व विकास का कोई भी माध्यम नहीं है। जहाँ तक आज हमारे जो है मिथिलेश पांडे जी और प्रयोगांग इन लोगों ने बहुत बड़ा साधुवाद है इनका कि इन्होंने जो है बरकरार रखा है। हम लोग जो है इस दिन इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, तो प्रयोगांग का बहुत बड़ा साधुवाद। और इतने बड़े शख्स की निर्मल पांडे, उनसे क्या उम्मीदें थी, हमारे सपने थे। खैर, निर्मल पांडे जी का हमारे सामने व्यक्तित्व है, तो ये व्यक्तित्व भी ऐसा व्यक्तित्व है, कहते हैं कि ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा होने से कोई फायदा नहीं, अगर आपका फल लग के उतनी दूर और पंथी को छाया नहीं हो रही है। तो निर्मल पांडे में वो व्यक्तित्व था, उतने बड़े थे वो, लेकिन उनकी छाया सबके लिए थी और उस व्यक्ति में कहीं भी अहंकार की बात नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो साधारण आदमी के लिए साधारण थे, हमारे लिए तो, हमें तो जैसे युगमंच में तो जब भी वो आते थे तो हम जब भी रिहर्सल होती थी कि उनकी रिहर्सल देखने जाते थे, चाहे हम उसमें एक्ट करें नहीं करें, तो हमको उनसे बहुत चीज़ सीखने को मिलती थी, हमसे अनुशासन उनसे मिलता था। और निर्मल पांडे में जो एक संजीदगी थी, जो जोश था उनके अंदर, जो जुनून था। और निर्मल पांडे का तो ऐसा होता था कि रिहर्सल में कोई भी ऐसा नहीं होता था कि जो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और इतना अनुशासन होता था कि कभी कभी तो उठ के चल देते थे वो कहते थे कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, तो फिर उनको मना के लाना पड़ता था। लेकिन वो जो भी काम करते थे पूरी शिद्दत से करते थे। और उनकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि फिल्म तो खैर बहुत फिल्में करी उन्होंने, रंगमंच उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इनका निर्मल का जो है वो 25-30 साल जो रंगमंच के लगातार उन्होंने दिए, मेरे ख्याल से भी ज्यादा दिए होंगे, खैर जी को हजारों कानून हुआ तो, लेकिन उनका जो है रंगमंच के प्रति बड़ा हो रहा। हालांकि वो लंदन गए पहले, तारा थिएटर में कम से कम 125 उन्होंने वहां पे नाटक किए, शो किए उन्होंने, 125 शो किए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी कि रंगमंच उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और उनकी आर्ट को हम लोग देखते थे जब वो यहाँ जब सिखाने जब आते थे, जब रिहर्सल में, तो सबसे पहले वो जोश भरते थे, एक्सरसाइज भी कराते थे। और कुछ एक तो ऐसा होता था कि उनके फिल्मी गाने थे तो उससे सब लोग गाते थे, तो बड़े जोश से भर के जो है सब उनको जो है पहले उनको वार्म अप करते थे रिहर्सल से पहले। तो एक जो है एक मैं देख रहा था, कहीं वो एक गीत देख रहा था उनका, कहीं वो फिल्मी गीत है एक सीरियस फिल्म का, मिथिलेश को या आपको मालूम होगा, वो बहुत गाता था मिथिलेश ने, वो निर्मल जो है बहुत गाते थे। तो मैं वो इसका जरा सा एक टुकड़ा है, अगर आपकी परमिशन हो
इससे आप ये पहले ना वार्म अप करते थे, जरूर आपको पता होगा शायद, ये मेज को पता तो बहुत गाता था। उसकी याद में जरा सा मैं ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाऊंगा जैसा निर्मल करता था। जब वो निर्मल करता था तो हमें तो देखे रहने मन करता था उसको। ये तो खूबसूरत भी था, उसके अंदर जो है वो प्रतिभाएं भी बहुत थी, अब तो देखे रहते थे उसको। तो कहीं वो नोट मुझे मिला आज, मैंने कहा यार मैं आपके सामने इसको सुनाऊंगा, तो मैं आपको सुनाता हूँ। रात काला छाता जिसमें इतने सारे छेद, रात काला छाता जिसमें इतने सारे छेद, तेजा बुढ़ाला इस पर कोई जान न पाएंगे। रात काला छाता जिसमें इतने सारे छेद, रात काला छाता जिसमें इतने सारे छेद, तेजा बुढ़ाला इस पर कोई जान न पाएंगे। बर्थडे मनाते हैं। और इसी तरह से और ये भी एक अच्छा भी है कि निराशा के अंदर एक आशा को हम देखते हैं, क्योंकि जीवन है
सबने जाना है। नानू पहला चला, हमसे बहुत पहले चला गया। ये दर्द तो हमारे अंदर रहता ही है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा खुशी के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। नानू के साथ ये था कि नानू एक बहुत जीवंत व्यक्तित्व था। बचपन से हम लोगों ने तो उसको बचपन से ही देखा। मनु का हम जाते रहते थे कहीं पर जाते, तो ये एक इंटीमेसी रहती थी और वो लगता था कि यार उसको कुछ ना कुछ करना है, मतलब क्रिएटिविटी उसके अंदर थी, बहुत ज़्यादा थी। अमिताभ बच्चन के स्टाइल को वो पाल रखा करता था। जिन्होंने उसको उस उम्र में ना देखा हो तो उसको अमिताभ बच्चन का ही दौर था, तो उसको लगता था कि मैं अमिताभ बच्चन ही बनूंगा। ये हीरोइज में जो एक इनबिल्ट, ये आपको मैं बात कर रहा हूँ मनु 9th के आसपास से उसका स्टार्ट हो गया था, मतलब CST इंटर कॉलेज में, जबकि स्टूडेंट वहाँ पर पढ़े थे। तो उसको हम लोगों का ये रहा कि मनु तो खैर भाई, मेरा ये रहा कि हम लोग उसके साथ कुछ इस तरह पे वहाँ से इन्वॉल्व रहे। तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो वहीं से थी, ये नहीं था कि उसके बाद एकदम बात ना आई हो। बहुत अच्छा था, सीधा सरल था, वो तो आदमी सबको मालूम। अच्छा, उसको सीखने का बहुत होता। पहले रामलीला में भी वो करते रहता था, नाटकों में भी आया। उसके अंदर ये था कि नहीं यार अभी भी कुछ है, उसको जॉब भी मिल गया उसके बावजूद, उसको लगा कि यार ये मंजिल तो नहीं उसकी, वो उसको फिर तलाश करता रहा। आखिर में उसको वो मंजिल भी मिल गई। और मुझे तो लगता है कि जो एक आदमी 40-50 साल जीने के बाद भी नहीं कर पाता है, उस इंडस्ट्री में उसने लगभग 16-17 साल के अंदर ही वो चीज़ें वापस मूर्ति में कर दी। थिएटर से बहुत किया, वो आप लोगों को सब मालूम ही है। ये चीज़ें मोटी मोटी हैं, तो ये हर चीज़ें आपको मालूम ही है। नानू के साथ एक मेरे को वाक्य आता है कि दोनों ऑलिटेड ड्रामा कॉम्पिटिशन होता था, एक कफन और के बाद की बात है, चौराहे का मसीहा एक नाटक हुआ था। तो ठीक है, स्क्रिप्टिंग वगैरह मैंने लिखी थी, वो हर बार होता ही था। उसमें ये होता था कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया, चौथा हो गया, स्टार्ट हो गया, उसके बाद की तो जहूर भाई वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा दर्शक। तो वही ये होता है कि अब युद्ध हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, रेगिस्तान में 4-5 लोग बचे हुए हैं, अब क्या किया जाए? अब वो जीने का तो है, तो सारे मित्र हो जाते हैं, लेकिन फिर उनको रेगिस्तान में है ना पानी है ना कुछ है ना कुछ। तो अब ये है कि एक से आइडिया आता है, दूसरे से कहता हो जो पीछे से कहता है यार इसको खा लेते हैं, क्योंकि और ऐसा है कि न्यूक्लियर बम हो गया, अटैक हो गया, ऐसा कुछ था उसमें कि हम कोई भी विषाक्त हो गई चीजें हम लोग उनको नहीं खा सकते, तो खाया जाए। तो ये था कि नानू ने कहा यार ये करते हैं, क्योंकि अब मंच में दिखाना है ना कि खाया जाए, मांस खा रहे हैं, मतलब ना एक महाराज जैसे तौसे ये तो ये हुआ, अब खा रहे हैं उसको ये। अब नानू ने कहा यार ऐसा करते हैं, यहाँ जो ये दुकान है बूचर की, वहां से आते आते रहते हैं, यानी वो थॉट जो था ना जो वो मेरे दिमाग में नहीं आता था, तो सोचा था चलो सिंबॉलिक करेंगे, तो क्या नहीं ऐसा। यही हुआ कि वहाँ पर आप इकट्ठा की गई, यहाँ मिडिल स्कूल के आसपास से जो भी था वो स्टार्ट करेंगे। अब वो ये कर रहा और ये नानू का वहीं से मतलब ये जो उसका एक विहंगम एक लगता था ना, वो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी की बात है वो उसकी वहां से थी, जो कि मेरे ख्याल से तब इंटर में था वो, तो वहां से उसके अंदर वो चीजें आ गई थी और बहुत सीधा सरल था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और हम सब लोग उसके जन्मदिन को बहुत सालों तक मनाते रहे, साथ मिल गया, कोई भी नाराज होकर मजे बुलाने के लिए। साथियों, आज निर्मल का जन्मोत्सव सब लोग इकट्ठा होते हैं, हर साल इकट्ठा होते हैं, और निर्मल के बारे में बताने के लिए अब कुछ भी बाकी नहीं है। शायद आप सब लोग परिचित ही हो, और जिन्होंने उनके साथ काम किया है उनमें से मैं भी हूँ। मुझे भी काफ़ी काम करने का उसके साथ मौका मिला। अब जैसा वो व्यक्तित्व था कि राणा ने जैसा कहा कि, या शर्मा जी ने कहा, शर्मा जी जो बता रहे थे कि हम तो खुद ही रिहर्सल में रहते थे, तो हमें मालूम है हमने तो सुबह 6 बजे से भी 9 बजे तक रिहर्सल करी है, और शाम को 6 बजे से रात को 1 बजे तक रिहर्सल करी उसके साथ। तो उसका जो एक था कि यार एक फिल्म जो बना रहे, उसका पहले ही कर देता था वो एक्टर से
कि अगर कोई समस्या है तो उसको दरवाजे के बाहर छोड़ के आना और अंदर आना, तो वहाँ चले जाना, ये उसका कहना रहता था। और तभी जो है वो काम निकलता था और होता था। और निर्मल, जैसा आपको मालूम है कि यहाँ से निकलने के बाद NLD से फिर में और नेशनल इंटरनेशनल लेवल में उन्होंने काम किया, लेकिन उसको कभी भी जो है जैसे कह रहे हैं कि वो कोई घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा तो मैं यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कभी कभी वो एक कवि का कोरस जो है हमने कविया पड़ा में भी गाया था, गाता था वो। कोशिश करता हूँ शायद गा सकूँ, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि मैं ना गा सकूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको गाऊंगा। कबीर का एक कविता उसके गाया हुआ मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद न काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मस्जिद न काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना हीरो बैराग में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना हीरो बैराग में। खोजी हुए तो तुरंत मिले पद भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवर नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। बाकी जैसा अभी जैसा उन्होंने कहा कि हम उसका जन्म उत्सव हमेशा मनाते रहे और सब साथ मिलकर मनाते रहे, ये हमारी उम्मीद रहे और हम मनाते रहे, यही कामना है। ये दुआ भी है ना साथियों की, सब साथ में मिलकर। बाकी आप लोगों के सामने सब है। धन्यवाद। ठीक है दादा, पिछले दादा और सभी जितने भी मेरे साथी हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने भी सौभाग्य से उनके साथ मैंने भी काम किया, तो मैं उनके जन्मदिन पे एक गीत प्रस्तुत करना था। होली होली दादा श्याम मुरारी के दर्शन को जब रीत सुदामा आए हरि। आहा श्याम मुरारी के दर्शन को जब रीत सुदामा आए हरि। आहा बाला पन के बाला पल के हमार ओ नहीं शर्मात हरी जब दीप सुदामा आए हरि। महाबाला पल के हमार ओ बाला पल के हमार ओ लोग नहीं शर्मात हरी जब दीप सुदामा पकड़ी कर
आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे हमारे गुरुजी, हमारे आदरणीय श्री विनोद राज। मित्रों, निर्मल के साथ हम लोग यहाँ बैठे हैं। निर्मल हमारे साथ ही है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि निर्मल नहीं है, वो चला गया और कितने साल हो गए उसको चले गए, क्योंकि वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई भी आयोजन हो, बिना निर्मल को याद किए, बिना निर्मल के साथ लिए हम वो आयोजन कर ही नहीं सकते। और वो ऐसा कुछ छोड़ गया है, बल्कि गया शब्द भी मुझे अजीब लगता है, लेकिन वो भाषा है क्योंकि उसमें कहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बहाने से हम सब लोग, पहले भी मेरे साथियों ने कहा मेरा, कि इस बहाने से हम सब लोग एक साथ, एक सबकी शक्ल एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि 2 साल से तो आयोजन भी नहीं हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये आयोजन पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है, और सब लोग जो है एक साथ इकट्ठा होकर के ये बहुत बड़ा काम किया है निर्मल, जाने के बाद भी और रहने के बाद भी वो हमारे साथ है, और हम सबको एक साथ ऐसे जोड़ रखा है, बिल्कुल इस तरीके। तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आज विषय मदन ने जो इन लोगों ने कहा, तो ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है जिसको हम हर जगह उदाहरण के रूप में ले सकते हैं और लेते हैं हमेशा। क्योंकि निर्मल के बारे में जब से उसने पर्दा किया हमसे, वो बैक स्टेज में है लेकिन तो इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं, इतनी बातें कर चुके हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो बातें कभी खत्म होंगी और हो सकती हैं, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऊर्जा का स्रोत है ऐसा, जो हमें सबको एक ऊर्जा देता है और प्रेरणा देता है। मैं बहुत भावुक हो जाता था उसको याद करते हुए, देश का गवाह है हमेशा से, लेकिन अब कितना मतलब भावुक होने से तो काम नहीं चलेगा ना। सवाल यह है कि हम कितना पॉजिटिव हो सकते हैं, कितना लोगों को जोड़ सकते हैं, कितना नाटक के और संगीत के और संस्कृति के जरिए से एक साथ उनको इकट्ठा कर सकते हैं, कितना उस मैसेज को जो इंसानियत का मैसेज है सर, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी संस्कृति, हमारा नाटक, हमारी रामलीला, हमारी होली, हमारे जितने भी कर्म हैं, रंग कर्मियों के, संस्कृति कर्मियों के, एक बेहतर दुनिया की बनाने की जो हम लोगों की इच्छा है, हम जो समाज को बिना किसी भेदभाव के एक आदर्श समाज बनाने की जो परिकल्पना है सारी एक मानव जाति की अच्छाई के लिए, तो उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं, कितना योगदान दे सकते हैं। शायद चाहे गिरदा हो, चाहे निर्मल हो, या जो भी हमारे बीच में इस तरह के लोग रहे हैं, उनकी यही इच्छा रही होगी और यही इच्छा है, और वही बात हमको एक साथ जोड़ती है। और बार बार अब यहाँ देखिए कि चाहे किसी कोई, चाहे मंच वाले कार्यक्रम करें, चाहे प्रयोग वाले कार्यक्रम या युगमंच वाले काम करें, चाहे रामलीला वाले काम करें, चाहे होली कोई आयोजित करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, सब के सब एक साथ आकर के एक इकट्ठा होकर के सब जो है वो काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और शायद यही जो है तो एक भावना होनी चाहिए, वही सबसे बड़ी चीज है। और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ हम सब लोग जो है इसी तरीके से मिलते रहें, इसी तरीके से चीजों को मनाते रहें, इसी बहाने से एक बेहतर दुनिया के सपने को आगे ले जाने की कोशिश करते रहें हम लोग। और सबसे बड़ी चीज कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, ये बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है आज,
और ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं कि मतलब जिसके लिए हम लोग तरसते हैं और तरसते रहेंगे। कितना बढ़िया गाना हुआ, इतना बढ़िया प्रस्तुतियां हुई, इतना बढ़िया संगीत हुआ, तो ये क्या है सर? मतलब कहीं से कुछ ना कुछ है ना, तभी ये होता। बस मैं अधिक लंबा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बढ़िया से नोट पर बात खत्म करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आशीर्वाद में प्राप्त हुआ। बहुत ही सही बात आपने कही सर कि स्वस्थ अगर हम रहेंगे तो हम हमेशा नई सफलता प्राप्त करते रहेंगे। जरूरी है हम सभी को स्वस्थ रहना। प्रयोगांक नैनीताल इस जन्मोत्सव को आयोजित तो करता है, लेकिन आदरणीय श्री मिथिलेश पांडे जी के बिना इस आयोजन को आयोजित कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम जब कभी भी इस कार्यक्रम के आयोजन की बात करें तो आदरणीय श्री मिथिलेश पांडे जी का जो मार्गदर्शन हमें मिलता है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता है। एक पेड़ लगाने से लेकर एक पेड़ लगाने तक का, बिल्कुल एक बैनर को लगाने तक का, हर सारी जितने भी कार्यक्रम का जो आयोजित किया जाता है उसमें हर एक मैनेजमेंट को बिल्कुल सही तरीके से देखने का और उसे पूरा व्यवस्थित करने का जो जिम्मा लेते हैं वो हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री मिथिलेश पांडे जी लेते हैं। तो हम प्रयोगांक परिवार नैनीताल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप ही हैं ऐसे कि जिनकी वजह से ये आयोजन इतने अच्छे तरीके से संभव हो पाता है। और बहुत ही अच्छी बात आज हमें इस आयोजन में लगी कि हम सभी, जैसे कि गुरुजनों ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम सभी लोग लगातार यूँ बार बार हर साल नानुदा का जन्मोत्सव इसी तरह मनाते जाए और मिलकर हर बार यूं ही इकट्ठा रहें, हंसी खुशी हम लोग अपने खुशियों को यूं ही बांटते रहें, ताकि जो हमारा कलाकार परिवार है वो परिवार यूं ही आगे बढ़ता रहे। हमारा कुनबा जो है वो कुनबा यूं ही आगे सफलता प्राप्त करते रहे और ये कुनबा और आगे ज़्यादा बढ़ता रहे। तो ये आशीर्वाद हमारे सभी गुरुजनों ने आज हमें दिया है और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं नानुदा का आशीर्वाद हमेशा यूं ही हमें मिलता रहेगा और हम लोग इसी तरह से जन्मोत्सव को मनाते रहेंगे। और अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री मिथिलेश पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे अतिथि दीर्घा में जितने भी गुरुजन वर्ग हैं और जितने भी हमारे यहाँ सभी यहाँ पर अतिथि पहुँचे हैं, आप सभी का साधुवाद और धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। और इस कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा भी आप करेंगे। तो हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री मिथिलेश पांडे जी। सबसे पहले तो मैं ये जो आज का आयोजन है संस्था प्रयोगांक निर्मल की ये 59वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो इन्होंने कार्यक्रम किया है उसके लिए आपको साधुवाद दूंगा। मदन भाई, सोनी भाई, जितनी भी आपकी पूरी टीम है उसके प्रयत्नों को, क्योंकि कई सालों से बीड़ा इन्होंने उठाया है कि निर्मल के जो जन्मोत्सव का जो समारोह है ये हम लोग आयोजित करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और फिर उससे बड़ी संस्था है एक हमारी, जिस संस्था में रह के बचपन से लेकर हम बड़े हुए, श्री राम सेवक सभा, जिसकी वजह से हमें आज ये मंच यहाँ पे उपलब्ध है। क्योंकि हमने हमारी जो रंगमंच की शुरुआत है वो एक्चुअली यही है, बिगनिंग निर्मल की, मेरी, बहुत सारे यहाँ पे साथी लोग हैं उनकी, बहुत सारे लोग। और मैं सौभाग्य मेरा कि यहाँ पे मनोज शाह जी जो इसके श्री राम सेवक सभा के अध्यक्ष हैं, और अरिमंटू जोशी जी बैठे थे, बॉबी भाई हमारे बजीटा जी, कुंदन भाई हैं, जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े। जब भी मैंने जिक्र किया तो उन्होंने मेरे को कभी मना नहीं, स्वागत है, तो तुम्हारा मंच है, मेरे से बोलते हैं तुम्हारा मंच है, तो वो दिल कितना बड़ा होता है। मैं सबसे मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद है हमारे आदरणीय जहुड़ा का जो आज के मुख्य अतिथि भी हैं, और निर्मल के जो उसका जो जैसे सनेशन है वो बड़ा हुआ उसके वो साक्षी भी रहे हैं। आदि डिकेदा ने तो ऐसा सुना दिया आदरणीय हमारे बाबा जी, हरीश दादा, अमित भाई, अजय भाई, खुर्शीद भाई, आदरणीय मंजूर दा, हमारे श्रद्धेय महेश जोशी जी, जो कि हमारे हर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। महेश दा को मैं बहुत दिल से आपका बड़ा, इस उम्र में भी जो हमेशा इनकी मौजूदगी हमेशा आपने देखी होगी। मीर भाई है और गुड्डू भाई है हमारे, मनोज गुड्डू जी हमारे क्लब के साथी हैं, सुरेंद्र भाई, लक्ष्मण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरे संग यहाँ पर किया, मैं भी बहुत धन्यवाद। लता, मेरे को तो बहुत सलाम है।
सही ये तो आशीर्वाद भी इस बच्चे का माँ है। हमारे बीच में हमारे प्रिय अग्रह पवन भाई हैं और मंजूर वाले बेटे दाऊद भाई जिस तरह एनएसडी पास आउट कर चुके हैं, सुनील भाई हर जगह सहयोग देते हैं, कौशल भाई आप मजा करते हैं, हरिशंकर प्रसाद जी का जो व्यंग लिखते हैं वो इसके लिए फेमस है। आज से यहाँ पर उसको दिखा दिया, ठीक है ना। और जो अभी यही तो रंग है। आकाश नेगी जी आए हमारे और बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार और हमेशा हमेशा हमारे साथ जुड़े। आपकी कोई भी पोस्ट हो, हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं तो उससे हमेशा इससे जुड़े रहते हैं। उन्हीं को क्या कमाल का है आज का संचालक तो ये। लेकिन जब बात हुई थी तो मैंने मदन भाई से ही कहा कि इसका संचालन आप लोग ही करो, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप लोगों का कार्यक्रम है, आप ही लोग संचालन करो। और हमारे भाई आए हैं खालवानी से, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। नवीन भाई का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार कहने की देर होती आप आ जाते। सतीश भाई, सत्तू भाई, यहाँ से तार जुड़े सत्तू भाई से, ये इंद्र सिंह है ना, इंद्र सिंह और कमाल कर देता है, कमाल शानू भाई। तो मैं सभी को बहुत बहुत दिल से प्यार करता हूँ और मैं खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ कि निर्मल के जन्मदिन को हमने इतने उत्साह के साथ मनाया, प्यार से मनाया, मतलब हर एक की ऐसी शिरकत रही है। अदिति तूने भी सुनाया गाना, अरे बात तो सुनो। हाँ अदिति तो यार हमारे बीच में बहुत अच्छा गाता ये है ना काउबॉय है क्यों, बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलती है। अदिति की सबसे बड़ी बात ये है, अब बिल्कुल ऐसा प्योर हार्ट दिल है इसका सबके लिए। बहुत अदिति क्या बात है भाई, हम तो इसको लड़की समझते नहीं यार, इसको अपना ऐसा समझते कि दोस्त एक साथी है ऐसा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के दिन निर्मल के साथी लोग मुंबई में जो जहाँ जहाँ भी इससे जुड़े हैं एक फिल्म समारोह कर रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल कल का समारोह चल रहा है और सुबह अनिल दुबे जी की पोस्ट मैं शायद मैंने कल भेजी भी है उसमें फेसबुक पे, आप उसको भी देखिएगा। तो उसमें बल्कि यशपाल शर्मा जी को उन्होंने इस बार वो किया है बेस्ट एक्टर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यशपाल जी को मिला है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसी मंच के माध्यम से, क्योंकि ये मेरा फर्ज भी है कि वो लोग वहाँ हैं, लेकिन मैं उनको यहाँ पर धन्यवाद करूँ। और मेरा आज का मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सबने इतना प्यार प्यारा बोल दिया है और बहुत अच्छा अच्छा बोला है। और डीके साहब तो कमाल ही कर दिया, चार लगा रही है इस कार्यक्रम में है। तो सुनाने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं निर्मल की खिलंदड़ स्वभाव के बारे में बात करता हूँ। निर्मल बड़ा मस्त था, जैसे कह रहे हैं ना जरूर, बड़ा मस्त। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे बहती हवा सा हूँ मैं। उसके क्या था, निर्मल मेरे एक सी कटकाटी थी लगभग कॉलेज टाइम में। अब नानू इतना मस्त था और वो दिल लगा लेता था हर किसी से, प्यार भी उसको हर किसी से हो जाता था। अब उसका भी अफेयर चल रहा था कॉलेज टाइम में, मेरा भी चल रहा था। अब वो क्या था, नानू मेरे कॉलेज जाते वक्त तो ना स्कूल जब जाता था वो मेरे कपड़ों का इंतजार करता था। कारण क्या था, मैं अपने कपड़ों को प्रेस करके बड़ा तरीके से रखता था। अब नानू ने इंतजार किया, मैं नहाने घुसा तो निर्मल ने वो कपड़े पहने सेट करके और दौड़ लगाई। अब मैं भी समझ लगा कि नानू मैं बाथरूम जा रहा हूँ और नानू ने मेरे कपड़े पहने हुए, मैं भी जल्दी से नहा के आ रहा हूँ। तो नानू नीचे से ऐसा करता था बाजार से, ऊपर से दिखता था बाजार वाले घर से, तो नानू यूं करेगा। तो मैं उसके कपड़े पहने, अब क्या हुआ, नानू की जेब से उसका लव लेटर निकलना और मेरे कपड़े जो पहने हैं वो मेरा लव लेटर निकल रहा। तो घर में शाम को आके गया, क्या है, कहेगा ये क्या है, मैं कहता ये क्या है। तो इस तरह का हमारे बड़े मतलब हम दोस्त भी थे, मित्र भी थे और हाँ बिल्कुल खुलापन था हमारे, कोई था। लेकिन मेरे को उसकी चिंता होती, ये मेरे को शुरू से ही रही। दाजू अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं था ना, स्वस्थ रहना। उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो हेल्थ कॉन्शियस,
जैसे मैं कह रहा हूँ कि कलाकार को हेल्थ के लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए। कोई परवाह नहीं करता, चाय पीते रहेगा तो चाय पीते रहेगा, जरूर ने सही कहा। खाना ही नहीं खाएगा, चाय बस चाय चाहिए इसको मिनटों में। ईजा चाय कहेगा, और ईजा को भी पता था कि चाय छोड़ देगा, फिर पूरी भी नहीं पीता था, उसकी आदत ये भी थी, थोड़ी पिएगा छोड़ देगा, फिर थोड़ी पिएगा छोड़, लेकिन रात का खाना तो उसका था ही। तो मैं नानू से कहता नानू थोड़ा खाने का ध्यान रखा करो। अब वो मैं इसको गार्जियन की तरह चिंता इसलिए करता था कि मेरा एक बड़ा भाई भी एक्सपायर हो गया था इसी झील में, तालाब में। तो मुझे चिंता रहती थी, मैं अपने भाई बहनों के लिए बड़ा एक मतलब माँ बाप की तरह रहा, लेकिन मैं चिंता करता, मुझे मालूम था कि मानो इसको टाइफाइड हो गया था सर करीब मार्च में, और मार्च का महीना निर्मल के लिए ऐसा था बड़ा खतरनाक। फरवरी मार्च की जो होली का टाइम होता है, वो उसको पता नहीं क्या वो थी एलर्जी जैसी, हर साल मार्च फरवरी होली उसके लिए बड़ी टफ जाती थी। मुंबई में यहाँ से 3 बार रात को भागा, निर्मल बीमार पड़ा, उसकी मिसेज का फोन आया, मैं भागा, 3 टाइम गया मैं रात को, 3 बार ऐसा इत्तेफाक हुआ, और चौथी बार भी फिर होली में गया तो फिर मैं वो लौट के उसको वही लेके आया। तो ऐसा उसका था वो। लेकिन मैं कहता हूँ कि कलाकार को बहुत अलर्ट रहना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। सब कुछ करो, मस्ती करो, ये करो, लेकिन अपना हेल्थ का भी ख्याल करो, बहुत जरूरी है। खैर आज बहुत अच्छा शुभ दिन है कि निर्मल शुभ दिन कहूँगा, अब तो हमारे भगवान ही है तो आशीर्वाद ही दे रहा है ऊपर से, और यहाँ पर भी जो ऑरा बन रहा है ये निर्मल का ही ऑरा है, ठीक है। और मेरा यही बार बार मैं इसलिए खुश होता हूँ कि सब लोग जुड़ इस गाने से जुड़ते, सारे कलाकार, किसी के दिल में कुछ नहीं रहता, बड़े खुले दिल से यहाँ पर आते हैं। जैसा नानू का स्वभाव, वो नेचर भी उसका ऐसी था, बोलना था, और अगर किसी ने बुराई कर दी उसके आगे वो बर्दाश्त नहीं करता। वो हम घर में भी कभी जैसे कोई बड़े बड़े कहीं जाता था ना, वो कहता था ये सब ठीक है, इसकी बुराई करता है। ये हमारे घर का एक बहुत अच्छा माहौल ये था कि हमारे घर में हमारी ईजा ने भी हमको यही सिखाया, वो तो चुप ही रहती थी कि बुराई नहीं होती थी, तो वो ईजा से ही कहता था ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो भी कहता था इस बात में कि जब ठीक है अपना हर एक का होता है। हमारी ईजा भी बिल्कुल वो मिला ना संस्कार तो वहीं से मिले हमको, तो बुराई किसी की मत करो, हमेशा अच्छाई ढूंढो, हर इंसान में अच्छाई ढूंढो तो इतनी अच्छाई मिल जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। वो एक कबीरदास जी की पंक्ति है ना, बुरा जो दिखने चला मुझसे बुरा नहीं, ये बात हकीकत में है। और वो कबीर नानू ने अपनी जिंदगी में कबीर को ही लागू किया, उसकी जो अपनी जिंदगी थी वो कबीर की जैसी थी। वो दाजू उसके अमीर गरीब कुछ भी कोई किसी भी किस्म का उसके अंदर भेदभाव नहीं था, प्यार यहीं पे बैठ जाएगा, यहीं पे खाना खा लेगा, तो वो उसका नेचर में था। और ऐसा ही सबको होना चाहिए, मस्त रहो यार, क्या करना है, ठीक है, सब चीजें होती है दुनिया में, तो करो ना, मस्त हो गई, इधर दिल में यहाँ मत पकड़ना, जो कहना उसको सामने कहना, बस यही। इसका एक गाना है, बड़ा फेवरेट गाना है, इसको भी याद आ रहा मुझे तो सुनाता हूँ, बहुत गाता था कॉलेज में, और अक्सर कहीं नैनन से चुराई के निदिया तुझे लोग हंस के देखे, तिरछी नजरिया हो लागे लागे, हाँ हाँ ये निर्मल की स्टाइल में बता रहा है, ऐसे गाता था, लागे 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 वो लागे लागे तिरछी नजरिया, हाय 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 हाय, में ऐसा खुलापन था। मैं गाने के बोल भी बोल रहा हूँ, इसी तरह का था, तो बहुत फेमस, बड़ा प्यार से उसको गाने आता है, हाँ, नैनो से चुराई की निदिया, कुछ छोटों से कुछ ऐसी था, सुनना नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा मस्त। और बाजार में चलेगा, नानू हंस रहा है, वो गोल घर में आवाज आएगी कि नानू हंस रहा है करके। एक भी पिताजी का किस्सा सुनाता है, हमारे बाबूजी वो बीड़ी पी रहा था, सिगरेट कुछ भी बीड़ी पी रहा था, पिताजी आ गए वो आपका तलीताल में अशोक सिनेमा के सामने, तो वो अमिताभ बच्चन का पोस्टर लगा था, तो नानू ने कहा बाबूजी आगे कहाँ छिपू, तो अमिताभ बच्चन के पोस्टर के आगे छिप गया ऐसे। अब वो अमिताभ के बच्चन के पोस्टर में छेद था, उसने मुंह निकाला ऐसे
खुद है उधर कुछ नहीं था। हाँ बस हो गया, चले गए पिताजी भी चले गए, वो भी कहाँ गौर करते हैं, लेकिन इस तरह का था। और एक दिन होली की बात है, नानू किस्सा सुना था। होली की बात है, ये सेंट्रल होटल की गुरमीत होटल के सामने की बात है। नानू हो कुछ नहीं कर सकता था, तो होली हो रही थी, छलड़ी का दिन था, पकड़ा हुआ कुछ गाली, पिताजी आ रहे, बाबूजी की इडली फिर हो गई। हाँ तो उसने बाबूजी को देखा, सर हो गया सेट करके, तो बाबूजी ने कहा यार नानू जैसे कि आवाज आ रही है, घर में आगे कह रहे थे, तो नानू से कहा तो वहां तो ले जाओ, लेकिन नहीं मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के साथ था, मैं कहीं नहीं। तो ऐसा हो, इतनी गाली बकी निर्मल ने उस दिन, तो जैसे ना होली है तो खूब मन से गाली भी उठता था, लेकिन उसके दिल में कुछ नहीं था, वो था एक साफ दिन जिसको कहते हैं। तो होली है तो पकड़ो, पकड़ने का दिन है, तो इस तरीके का था। तो यही है, सब हम बहुत अच्छे दिल से मिले और इसी तरीके से मिले, ठीक है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत